तो फिर हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उससे शुरू करेंगे. ओके, द नेम ऑफ योर चैप्टर इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड केमिस्ट्री. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड केमिस्ट्री. ओके, तो क्या मीनिंग है केमिस्ट्री का? ये साइंस की ब्रांच है, प्योर साइंस की, राइट. पर इसका मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? क्या स्टडी आता है केमिस्ट्री में? बताओ. यस, स्टडी ऑफ मैटर. स्टडी ऑफ मैटर. ओके, और स्टडी ऑफ मैटर आता है इसमें. और सिंपली यू कैन से केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स. ठीक है, अब ये केमिकल्स में सब कुछ आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैटर ही आता है, सब कुछ आ सकता है केमिस्ट्री में. आया समझ में? तो केमिस्ट्री इज सिंपली व्हाट? स्टडी ऑफ केमिकल्स. ओके, अब इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें सब कुछ आ सकता है, जैसे सी केमिकल्स, सब्सटेंसेस, ठीक है, मैटर्स, ओके, एंड गो ऑन. ओके, तो बहुत सारे इसमें केमिकल, सब्सटेंसेस, मैटर्स जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो सारे इसमें आ सकते हैं. ओके, और इन सब को हम दो कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं. वन इज ऑर्गेनिक एंड अनदर इज इनऑर्गेनिक. ठीक है, इस दो कैटेगरीज में हम इसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, अब देखो सिर्फ इतना टाइप है क्या इसमें? स्टडी में मतलब क्या आता है, क्या करना है? स्टडी मतलब क्या करना है? तो हमें इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का भी स्टडी करना है. ओके, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसका नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन करते वक्त वो हीट लिबरेट करता है क्या, या हीट कंज्यूम करता है. ओके, सो दीज काइंड ऑफ स्टडी इज इंक्लूडेड इन द ब्रांच ऑफ साइंस नेम एज केमिस्ट्री. ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट टाइप है, इम्पोर्टेंट साइंस है. ठीक है, सो इसका जो नॉलेज है वो आपको हर एक ब्रांच का स्टडी करने के लिए नेसेसरी होता है. ठीक है, सो you want to study biology, it's very important that you should study chemistry. You want to learn physics, then also it is very important to study chemistry. So if you wish to go in medical sciences, then chemistry is the important part of your syllabus. So chemistry का study इस तरह से each and every branch में आपको लगता है. ठीक है, सो स्कोप की तरफ देखा जाए तो केमिस्ट्री का स्कोप हर तरफ है, हर तरह पे आपको केमिस्ट्री लगेगा. ठीक है, तो और केमिस्ट्री अभी अभी शुरू हुई है क्या, कल शुरू हुई आज पढ़ने लगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं. ठीक है, तो केमिस्ट्री एंशिएंट साइंस है, बहुत पुराने जमाने से ये चल रहा है. ठीक है, पर जैसे जैसे न्यू न्यू मैटर्स का ये लगा, मतलब यू कैन से एक्सप्लोर हुए, तो केमिस्ट्री में ये होने लगा, डिस्कवरी होने लगी, इन्वेंशंस होने लगे, एंड नाउ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री इज इन फ्रंट ऑफ अस. ओके, सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इसका स्कोप है. ओके, तो इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा अब मशीनरी दिखने को मिलेगी, इंस्ट्रूमेंटेशन दिखने को मिलेगा. जो टेस्ट आप मैन्युअली करते थे लैब में, अब वो करने के लिए पूरे के पूरे मशीन्स होते हैं. ठीक है, तो ये एडवांसमेंट आपको इसमें केमिस्ट्री में दिखने को मिल रहा है अभी. ओके, so medicine, dentistry, engineering, agriculture and daily home, in your kitchen also chemistry is there.
ओके, तो ये केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टाइप है, ओके, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। नाउ सी द नेचर ऑफ केमिस्ट्री, ओके, सो केमिस्ट्री का जो कुछ भी नेचर है ना, वो 5 इसमें कैसे 5 कैटेगरीज में इसे कन्वर्ट किया है या क्लासिफाई किया है, ओके। सो व्हाट आर दोस कैटेगरीज you will see, okay, so out of which one is C, organic, inorganic, physical, okay, biochemistry and analytical. So what are those 5 branches? Organic, inorganic, physical, okay, then biochemistry, okay, and last one is analytical chemistry, okay, last one is analytical chemistry. अब इसमें से हर एक का मीनिंग समझो, ओके, क्या मीनिंग है हर एक टाइप का, क्या मीनिंग है। सो देखो, व्हेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज देयर, यू विल स्टडी ऑल अबाउट द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, you will study all about the carbon hydrogen bond. When inorganic chemistry is there, okay, you will study about all the matter which belongs to earth crust principally, and there should not be the carbon hydrogen bond present, okay. Now, as far as physical chemistry is concerned, you will study about the kinetics, okay, energetics, okay, and overall the mechanism of the reaction, okay. So this is the principle, okay. What's this? This is together we can call this as the principle of the reaction, okay, principle of the reaction. Now, what is biochemistry? Biochemistry is all about the study of biomolecules, okay, biomolecules. So what are biomolecules? Proteins, lipids, carbohydrates, fatty acids, nucleic acids, okay, so these are biomolecules. So the chemistry behind them, okay, is called as biochemistry, okay. प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फोल्डिंग कैसे होता है, फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन कैसे है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, so all this is biochemistry. Same is the case with nucleic acids, same is the case with lipids, okay, and etc. So this is biochemistry. And last one is analytical chemistry, where we study about the actual laboratory work of chemistry, मतलब matters का examination, okay, so examination, then identification, okay, okay, so all these things are included in analytical chemistry. तो आप लैब में जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो, ओके, जो कुछ भी टेस्ट करते हो, टाइट्रेशन करते हो आप, तो ऑल दोज थिंग्स बिलोंग टू दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। आया ये इतना समझ में? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ में आया सबको? Yes, ma'am. इसमें डाउट है किसी को? No. गुड, No. गुड। नाउ अब हम आगे जाएंगे। सो यू सेड दैट केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वी कैन से ओनली मैटर। सो व्हाट इज दिस मैटर? ओके, सो एज यू वांट टू गो इनटू डिटेल ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, then it's very important to know what is the matter. What do you mean by matter? ठीक है, तो मैटर क्या होता है? So matter is something, okay, matter is something which occupies two things, okay.
another one is volume. Okay, so the thing which occupies this mass and volume, it is known as matter. Okay, understood? So अब ये जो मैटर होता है ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जिसे जिसे मास है एंड जिसे जिसे वॉल्यूम है उसे हम कहेंगे मैटर. ओके, अब इसके टाइप्स होते हैं. ठीक है, ये हमने स्कूल लेवल में सीखा है. दो टाइप्स होते हैं इसके, एक होता है प्योर, एक होता है मिक्सचर. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड ये एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आया तो बिल्कुल छोड़ना नहीं. ओके, तो देखो उसके दो टाइप्स कैसे होते हैं. उसका वन टाइप होता है प्योर, ओके, एंड सेकंड टाइप इज मिक्सचर. प्योर एंड मिक्सचर. ठीक है, अब प्योर में दो टाइप्स फिर से होते हैं. ओके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो इसमें एक होता है एलिमेंट. ठीक है, एंड सेकंड टाइप इज कंपाउंड. ओके, एंड मिक्सचर्स में भी दो टाइप होते हैं. वन इज, ये सबको पता है, ये रिपीटेशन है, देखो, होमोजेनस एंड सेकंड टाइप इज हेटेरोजेनस. अब सबको पता है, पहले मिक्सचर का खत्म कर देते हैं इजी. ठीक है, सबको पता है कि ये मिक्सचर में होमोजेनस का मतलब क्या होता है. व्हाट डू मीन बाय होमोजेनस? यस, होमोजेनस का क्या मतलब है? यस, बताओ. A mixture in which the composition is uniform throughout. Very good. So mixture in which the mixture is uniform. So homo का मतलब ही क्या है? Okay, this homo का मतलब है uniform mixture. Uniform mixture. Okay. So अगर आपके पास कोई कंपोनेंट है और आपने उसका प्रोपोर्शन फाइंड आउट किया, तो आपको क्या मिलेगा कि उसका प्रोपोर्शन ऐसा डिस्टिंक्ट है. मतलब सब, अगर 3 एलिमेंट्स है आपके पास, तो इन 3 एलिमेंट्स सारे के सारे फॉर एग्जांपल 4:4:4 इस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है. इसका मीनिंग है होमोजेनस मिक्सचर. ओके, और हेटेरोजेनस मतलब क्या? हेटेरो का मीनिंग क्या है कि अनयूनिफॉर्म. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? अनयूनिफॉर्म. तो मिक्सचर कैसे होगा? अनयूनिफॉर्म होगा. तो अनयूनिफॉर्म मिक्सचर. तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपोनेंट है, वो भी 3 एलिमेंट्स का बना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स का कंपोनेंट है, पर इसका प्रोपोर्शन इक्वल नहीं होगा. मतलब एक कंपोनेंट 4 प्रोपोर्शन में होगा, तो दूसरा 2 में होगा, तीसरा 1 में होगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज हेटेरोजेनस मिक्सचर. ये सबको समझ में आया? Yes. गुड. Yes. हाँ, वेरी गुड. सो ये इसका डिस्क्रिप्शन है. अब यहाँ पे एलिमेंट्स जो होते हैं, इनके भी टाइप, कंपाउंड्स का फॉर्मूला टाइप नहीं होता. यहाँ तक कंपाउंड्स तक ये लिमिटेड होता है. एलिमेंट्स के टाइप्स होते हैं, देखो, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. ठीक है, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. ठीक है, ये आपने शायद से स्कूल लेवल में पढ़ा होगा. ओके, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ये ऐसे टाइप होते हैं. तो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, आपको सबको पता है. ठीक है, जैसे होती है ना प्रॉपर्टी उसकी, कि उसका 7-8 प्रॉपर्टी स्कूल लेवल में हो गए आपको, कि उसकी तार बनाती आनी चाहिए, उसको साउंड आना चाहिए, उसका डिस्टिंक्ट कुछ तो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. ओके, so all these properties are there, and those substances which do not possess all these properties, which is non-metal. Okay, and metalloid मतलब मेटल का solution. ठीक है, तो ये हो गया मेटल का. यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes. Yes. Good. अब यहाँ पे देखो, as per as
प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर इज देयर, ओके। सो उनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ओके। तो देखो वो कैसे वैरी करता है कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है, ओके। प्योर सब्सटेंसेस को हमेशा एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है, वो कभी वैरी नहीं करता, ओके। कभी भी वो वैरी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द मेटल, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर। सिल्वर को सिल्वर क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट हैज सम प्रॉपर्टी और वो कभी भी चेंज नहीं होते। दैट्स व्हाई इट हैज अ डेफिनेट नेम, दैट इज सिल्वर, ओके। तो कभी भी उसके केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं वो चेंज नहीं होंगे, ओके। और एलिमेंट्स का क्या है कि एलिमेंट्स का एलिमेंट नहीं, मिक्सचर का क्या है कि वो चेंज हो सकता है, ठीक है। उसको एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। सो फॉर एग्जांपल इसका हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि इट हैज फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, ओके। और इसको मिक्सचर के पास एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन नहीं होगा, तो हम कहेंगे नो फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। सो नो फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, आया समझ में? तो ये आपको इसमें ऐसा डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल हो सकता है, देखो, ऑयल, पेंट, ठीक है, सीमेंट, कंक्रीट, ये सारे इसका एग्जांपल हो सकता है, जिसमें उसमें जो प्रोपोर्शंस होते हैं सब्सटेंसेस के वो वैरी होते रहते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, आया समझ में? तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है कि विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू द स्मॉल कंपोनेंट्स, ठीक है। एलिमेंट को आप और स्मॉल नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या होता है, वो एलिमेंट हमेशा प्योर सब्सटेंस का होता है, स्मॉल यूनिट होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्योर सब्सटेंस। और उसको फर्दर क्या नहीं कर सकते, ब्रोक नहीं कर सकते, या उसको छोटे और छोटे पार्ट्स में उसको बांट नहीं सकते, ओके। तो एलिमेंट्स के फर्दर क्लासिफिकेशन है मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड, ठीक है। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी है, देखो ये सब रिपीटेशन है, ये आपको स्कूल लेवल में हुआ है, देखो हम फास्ट लेंगे ये कि इट शुड हैव लस्टर। लस्टर मतलब क्या? शाइनी अपीयरेंस होना चाहिए, ओके। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का वो कंडक्टर चाहिए, ओके। देन वायर, उसमें से एक वायर हम निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ तो उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, उसको क्या कहते हैं? उसको डक्टिलिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर हम उसको हैमर कर सके थिन शीट्स में, ओके, तो उसे कहते हैं मेलिएबल। So all those metals you know, like gold, silver, copper, iron, okay, all these are metals, and mercury is the exception because mercury is the liquid at room temperature. We all know that, ठीक है। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इन सारे के ऑपोजिट, इन सबके ऑपोजिट, नो लस्टर, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। उनको हैमर नहीं कर सकते थिन शीट्स में, ओके। उनमें से वायर ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, because they are brittle. So non-metals are always brittle, okay, and metals are always hammerable. ये डिफरेंस याद रखो। अब ये मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? तो some elements have the intermediate property, okay. तो मेटेलॉइड्स में आपको ऐसा दिखेगा कि these are the substances, okay, which has the both properties, metals as well as non-metals, दोनों की होती है, ओके। मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो उनको कहेंगे मेटेलॉइड्स, और उसको ही दूसरा नाम है सेमी मेटल्स, उनको ही दूसरा नाम है सेमी मेटल, ठीक है।
तो इसमें देखो क्या क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल कौन से आते हैं, आर्सेनिक है, ठीक है, सिलिकॉन होता है, इसमें जर्मेनियम है, ओके, तो दे आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड, ओके, आया समझ में। तो कंपाउंड्स का देखेंगे, कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस, compounds are the pure substances which cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical change. तो ये दोनों हम और सिंपल कंपाउंड्स में क्या नहीं कर सकते, ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, ओके, तो these are the units of pure matter, okay. So कंपाउंड में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो बेसिक टाइप है ना, तो इसमें यू कैन से दैट कि कंपाउंड्स में कंपाउंड फॉर्म करने के लिए 2 or 3, ओके, 2, 3, 4 and go on, okay, so these elements come together and form a compound, okay. तो फिर हमने ये देखा होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का क्या मीनिंग है मिक्सचर में, तो ये हमने देखा कि फिक्स प्रोपोर्शन, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और हेटेरोजेनियस में हमने देखा कि इक्वल प्रोपोर्शन में वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओके। तो यहाँ तक सबको समझ में आया है? यस मैम। यस, किसी को डाउट है कुछ? यस, क्वेश्चन किसी को? इजी चैप्टर है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था कि हमारा ये लेट शुरू हुआ है, ओके, तो हम सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल्स में नहीं ले सकते, पर जो कुछ भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगती है मुझे, तो वो लूंगी, ओके, और जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, और बाकी क्या तो थियरी है आप समझ सकते हैं, ओके। अब थोड़ा सा यहाँ से हम स्पीड पकड़ेंगे, ओके। So now next topic is states of matter, okay, states of matter. So states of matter में very easy, okay. तो स्टेट्स में हमें पता है कि मैटर्स कितने स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, आउट ऑफ विच वन इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड एंड नेक्स्ट वन इज गैस, ओके। सो इनका इंटर कन्वर्जन भी होता है, ऐसा नहीं कि सॉलिड हमेशा सॉलिड रहेगा, लिक्विड हमेशा लिक्विड रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो इंटर कन्वर्ट भी होते हैं। तो जैसे वो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, वैसे लिक्विड वापस सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। So solid gets converted into liquid when heat is provided. Okay, same is the case with gas. जब आप हीट करते हो तो सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस हो जाता है, पर अगर आपको गैस से लिक्विड चाहिए तो आपको उसको कूल करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन, ठीक है। अब इनके प्रॉपर्टीज अगर देखने हमें, तो सॉलिड के पास क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड के पास भी होता है, पर कैसे, वो किसका शेप और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, किसका, एज पर द कंटेनर, ओके। तो जैसे उसको एक तरह का फ्लो होता है, दैट्स व्हाई उसको जैसे जैसे हम मैटर देते हैं, जैसे जैसे उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसका शेप और वॉल्यूम वो क्या करेगा, एक्वायर करेगा। गैस के पास स्पेसिफाइड शेप नहीं होता, और वॉल्यूम भी वो किसका ऑक्यूपाई करेगा, कंटेनर का ऑक्यूपाई करेगा। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसमें थोड़ा सा वीक होता है, ओके, और इसमें नहीं ही होता है, मतलब होता ही नहीं है, एज इक्वल टू निग्लिजिबल, ओके, एज इक्वल टू निग्लिजिबल, ठीक है। तो ये हमने सब देखा है, और ये डिटेल में हमने ये जो जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर सीख रहे थे तब भी हमने ये सब कुछ डिटेल में देखा है, ठीक है। तो इसमें जो कुछ भी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के एकदम क्लोज रहते हैं, ठीक है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है, एक दूसरे के एकदम क्लोज। लिक्विड में ऐसा नहीं होता, थोड़े थोड़े दूर होते, ओके।
और गैस में तो एक यहाँ, एक वहां, एक और यहाँ, ऐसे बहुत ही दूर होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ओके। सो दे आर इंटरकन्वर्टिबल, ये ध्यान में रखो, ओके। सो दे आर इंटरकन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे आपने एक आपका टेम्परेचर एंड दूसरा प्रेशर ये वेरी किया, ओके। तो समझ लेना कि आपकी जो स्टेट है उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज interconvertible, they are known as interconvertible। आया यहाँ तक समझ में? यस मैम। इजी ही है, बहुत डिफिकल्ट है नहीं, ओके। नाउ अब ये जो स्टेट्स है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनकी हमें क्या देखनी है, प्रॉपर्टी देखनी है, ओके। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, वो देखनी है। तो मैटर की प्रॉपर्टीज, सो देखो अलग अलग जो मैटर होते हैं उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऑलवेज रिमेंबर दैट you should talk in terms of two things, okay? One physical property and then next one is chemical property. So always talk in terms of two things, physical property and chemical property. So physical property क्या होती है, पहले इनका मीनिंग समझो कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहेंगे आप, फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके। एंड सेकंड वन इज chemical property, okay। तो physical property आप किसे कहेंगे, those which can be measured or observed without changing the chemical composition of the substance, उसे आप क्या कहेंगे, physical property। तो measurable, okay, measurable properties जो कुछ भी होती है वो क्या होती है, physical properties without change in chemical composition, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो इसमें क्या क्या आता है, कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। सो ये सारा का सारा एग्जामिनेशन जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। कौन सा, कलर, ओडर, ठीक है, देन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये सारा का सारा एग्जामिनेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, ठीक है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज आर दी प्रॉपर्टीज वेयर सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंज, ओके। सो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंज, okay, and we examine the change in the composition, okay। आए समझ में? तो इसमें आपका जो सब्सटेंस है, आपका जो मैटर है, वो किस तरह का केमिकल चेंज ऑब्जर्व करता है इन डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट, ओके, इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें रिएक्शंस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई मैटर है, फॉर एग्जांपल ए, उसके इसमें आपने कोई रिएजेंट ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने उसमें एक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया, तो फिर क्या होगा, ओके। सो दिस काइंड ऑफ स्टडीज इंक्लूडेड इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। सो अब ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो मेजर कैसे करेंगे, ओके, कैसे काउंट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो मेनी प्रॉपर्टीज जो होती है वो कैसे होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ओके। सो यू कैन कैलकुलेट देम, सो दे आर मेनी प्रॉपर्टीज आर क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव मतलब you can determine the quantity of that particular matter. So those are quantitative, means you can measure them by simple standards. Always remember that
क्वांटिटेटिव को एक स्टैंडर्ड होता है एंड यू कंपेयर योर मैटर, ओके, यू कंपेयर योर मैटर अलोंग विथ दैट स्टैंडर्ड। ओके, आया समझ में? आप जब रिपोर्ट्स निकालते हो, फॉर एग्जांपल आपने ब्लड ग्रुप रिपोर्ट या हीमोग्लोबिन मेजर करने का रिपोर्ट निकाला, तो कैसे पता चलता है कि आपका हीमोग्लोबिन प्रॉपर है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? कि वहां पे रिपोर्ट में एक जनरल रेंज दी होती है। फॉर मेल्स इट इज दिस टू दिस, फॉर फीमेल्स इट इज फ्रॉम दिस टू दिस, तो वो नंबर होता है वहां पे। एंड if your hemoglobin level lies in between that level, then you can say your hemoglobin level is normal. ओके, तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड, कि एक स्टैंडर्ड यूनिट उन्होंने दिया होता है और फिर उसका स्टडी किया जाता है एंड कंपेयर किया जाता है कि माय रिजल्ट्स आर अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऐसा वो स्टडी किया जाता है। ओके, नाउ देखो फिर कैसे मेजर करेंगे। तो वी हैव दी यूनिट्स, लाइक कौन से यूनिट होते हैं? देखो, मास, ओके, मास मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, ओके, प्रेशर कर सकते हैं, वॉल्यूम कर सकते हैं, ठीक है, टाइम कर सकते हैं, टेम्परेचर कर सकते हैं। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर मेजरेबल, ऑल दिस थिंग्स आर मेजरेबल। ओके, तो देखो, अगर आपने इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट किया, अगर आपने इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट किया, तो आपको उसको एक यूनिट देना पड़ता है। ठीक है, क्या देना पड़ता है? यूनिट देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके इंस्ट्रूमेंट ने प्रेशर फाइंड आउट किया, ओके, आपके इंस्ट्रूमेंट ने प्रेशर फाइंड आउट किया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ यूनिट टू प्रेशर। So for example, you should say that the pressure is 1 atmosphere. The pressure is this Pascal, this bar. Okay, so these are the units of pressure. So in this way, you should say that that particular quantity is in this particular amount. Okay, so that is known as unit. तो ये स्टैंडर्ड क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा सोचते देखो कि स्टैंडर्ड्स आर चोजन ऑर्बिट्ररीली, कि एक रिपीटेड एक्सपेरिमेंट की जाती है। ओके, स्टैंडर्ड्स में क्या किया जाता है? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और फिर जो कुछ भी रेंज हम फाइंड आउट करते हैं वो सब कुछ स्टैंडर्ड में आता है। ठीक है, सो दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, स्टैंडर्ड्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ओके, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर नोन एज यूनिट्स। ओके, सो दे शुड बी universally accepted. Okay, they should be universally accepted. Okay, so उसके आपको पता है, फिजिक्स में भी गया होगा, दो सिस्टम्स होते हैं उसके लिए। ठीक है, कितने? दो सिस्टम्स होते हैं, वन इज SGS unit, SI units, and another one is CGS unit. So do you know what is the full form of CGS unit? Centimeter, gram, second. वेरी गुड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो उसमें सेंटीमीटर किसके लिए है? Length. लेंथ के लिए है। ग्राम? Mass. Mass. और टाइम? Second. हाँ, टाइम एंड सेकंड का रिलेशन है। ठीक है, अब अनदर सिस्टम इज देयर, FPS. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस FPS? Foot, pound, and second. हाँ, फुट, पाउंड एंड सेकंड। एंड MKS? Meter, kilogram, second. मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। सो ये अलग अलग सिस्टम्स होती है और इससे भी और ज्यादा सिस्टम्स है अवेलेबल। ठीक है, पर इसमें से जो कुछ भी ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है वो है SI यूनिट और दूसरा होता है CGS यूनिट। तो ये हम ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द SI यूनिट्स एंड CGS यूनिट्स। ओके, so SI units is the international system of units. ठीक है, आया समझ में? तो डेसिमल सिस्टम में ये बेस्ड होती है।
Okay, so 7 base units है उसके. These are the fundamental scientific quantities. So अदर यूनिट्स जो होते हैं लाइक स्पीड है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो वो इनके ही वेरिएबल्स है, मतलब इनमें ही इंटर कन्वर्जन करके क्या किया जाता है, उसके जो कुछ भी यूनिट्स है वो बनाए जाते हैं. तो व्हाट आर दी, देखो 7 जो फंडामेंटल उसके यूनिट्स है वो देखेंगे हम. कौन से देखो, लेंथ, ओके, मास, देन टाइम, ओके, और क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, thermodynamic temperature, okay, amount of substance and luminous intensity. So these are the 7 units, okay, 7 fundamental units. और बाकी के जो कुछ भी यूनिट्स है, जैसे डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो वो जो होता है वो इसमें ही क्या किया जाता है, उसमें ही चेंज लाया जाता है, फॉर्मूला चेंज किया जाता है और फिर वो लिखा जाता है. ओके, so this was the SI unit. Okay, now consider physical properties. Okay, ये physical properties क्या है वो हम देखते हैं. ठीक है, अब पहला है mass. Okay, first one is your mass. अब ये mass क्या होता है? So matter has mass. ठीक है, so it is the inherent property of matter. कि matter है तो mass होगा ही. ठीक है, because हमने matter की definition ही क्या बनाई थी, कि the substances which occupies mass and volume. तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो आप मैटर से क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते. ओके ओके, सो इट इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन्स. ठीक है, तो ये वेरी नहीं होता है. अगर मास का आपने पोजीशन चेंज किया तो उसका जो मास है वो वेरी नहीं होगा. ठीक है, वेरी उसका नहीं होगा. तो उसको एक पर्टिकुलर मास होता ही है. अब what is the difference between, there are two terms, okay, what is the difference between this mass and weight? इसमें से जो डिफरेंस है वो हमें समझना है. ओके, देखो मास के ऊपर कौन सा भी फोर्स काम नहीं करता. ठीक है, पर वेट के ऊपर करता है. ओके, सो कौन सा फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है. तो अगर अर्थ पे आपका मास है समथिंग, एक कुछ तो x kg आपका मास है इसमें अर्थ पे. ओके, तो मून पे जाके ही उतना ही मास होगा, मून पे जाके उतना ही मास होगा, वो चेंज नहीं होगा. पर वेट का वैसा नहीं है. वेट का देखो, एज अर्थ एंड मून एक्सपीरियंसेस different force of gravity, then if you have certain kg mass on earth, there should be a change in the weight when you go to moon. Okay, so this is the basic difference. Okay, so what we can say, इसमें चेंज किसमें नहीं होता, इस मास में चेंज नहीं होता. ठीक है, so this is the more fundamental quantity. ओके, ये सबसे बेसिक होती है. एंड वी कैन से कि जो कुछ भी वेट है वो उसका ही वेरिएंट है. ठीक है, सो यूनिट मास के जो यूनिट्स है वो एसआई सिस्टम में क्या है, वो ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा केजी हो सकता है. ठीक है, एसआई क्वांटिटी में वो क्या है, केजी है. ओके, और जो कुछ भी ग्राम्स है, ठीक है, ग्राम्स जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी मेजर करने के लिए वो किया जाता है. तो वी ऑल नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके, पर ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है. साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना होता है हमें, कि 10⁻³ ग्राम. ठीक है, हमने देखा है ना सेकंड चैप्टर में, तो साइंटिफिक नोटेशन में आपको ऐसे लिखना पड़ता है. ओके, तो आया, मास का समझ में आया सबको? यस, डाउट है? No. गुड. नाउ मास का हो जाने के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लेंथ. ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज लेंथ. ओके, अब ये लेंथ क्या है, कि जब आपको कुछ मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, देन यू कैन से कि दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज फार फ्रॉम मी
बाय दिस लेंथ, ऐसा हम कहते हैं। तो इसमें सीधा केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ होती है इसमें कि दो जो एटम्स है उनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप जो बोलते हैं उससे कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। एटॉमिक रेडियस होती है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, तो ये सारा का सारा लेंथ में आ सकता है। ओके, एंड दीज क्वांटिटीज आर वेरी स्मॉल, एटम ही इतना स्मॉल होता है तो उसका डिस्टेंस भी स्मॉल ही होगा। ओके, एटॉमिक रेडियस स्मॉल ही होगी, ठीक है, वेवलेंथ छोटी ही होनी चाहिए। सो दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, सो fractional unit of SI unit of length is used to measure this quantity. Okay, उसके लिए आप क्या मेजर करोगे, फ्रैक्शनल यूनिट आप मेजर करोगे, क्योंकि वो इतना स्मॉल होता है कि आप सेंटीमीटर्स में बॉन्ड लेंथ नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो इसलिए फ्रैक्शनल यूनिट मेजर किया जाता है, जैसे नैनोमीटर होता है। ओके, तो वन इज नैनोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे यूनिट उसके लिए यूज किए जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब हमें मीटर्स में पता होता है, तो ये नैनोमीटर क्या होता है, देखो ये लिख लो, हाँ, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹। अब -9 का क्या मीनिंग है, 0.0009 लगा दो। ओके, 1 के पहले तो 0.00 छोटी सी क्वांटिटी होती है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और as per as 1 picometer is concerned, it is 10⁻⁻12 मीटर। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा आया होगा कि ये कितना स्मॉल होता है, ठीक है, इट्स वेरी स्मॉल। ओके, नाउ थर्ड टाइप इज वॉल्यूम। ओके, थर्ड टाइप इज वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3-dimensional object, ठीक है। so amount of space occupied by the matter, ओके। अब ये शेप पे डिपेंड नहीं होता है, मतलब मैटर का शेप क्या है उस पे ये डिपेंड नहीं करता है। ओके, इट हैज टोटली डिफरेंट सिस्टम ऑफ एक्शन, ठीक है। सो फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, अब देखो वॉल्यूम किसे होता है, वॉल्यूम लिक्विड एंड गैस को होता है, सॉलिड को नहीं, ठीक है। तो एक लीटर यूनिट यूज किया जाता है इसके लिए। व्हाट इज द कॉमन यूनिट, इट इज लीटर, ठीक है। सो नाउ 1 लीटर, ये हमने देखा था, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, डेसीमीटर क्यूब, इसे ही आप कहेंगे 1000 ml। ओके, और इसे ही कहते हैं 1000 ml को 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसे ही कहेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आया समझ में। अब इसका और भी है कन्वर्जन कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब को क्यूब कैसे लिख सकते हैं आप, कि 3 डायमेंशनल है ना, तो अगर ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ओके, ऐसा अगर आपका स्ट्रक्चर है तो आप उसमें 3D कैसे करता आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये एक लेंथ आएगी 10 सेंटीमीटर, ये एक लेंथ आएगी और ये एक आएगी, ये, तो ये सब 10 10 10, तो दिस 10 10 एंड ये नीचे का 10, तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, इसलिए वो सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, तो वॉल्यूम का जो SI यूनिट है वो मीटर क्यूब में लिखा जाता है। ओके, SI यूनिट जो है वो मीटर क्यूब में आ सकता है, और ये सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, वो सीजीएस यूनिट, ठीक है। सो different glasswares are used to measure the volume of the liquid. Okay, for example एक graduated cylinder होता है, उसमें आप मेजर कर सकते हो ब्यूरेट, पिपेट, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो ये सारे इक्विपमेंट्स क्या किए जाते हैं, वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में फिगर्स है देखो उनकी, और लैब में जब जाओगे तो ये apparatus आप देख सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरेट, व्हाट डू यू मीन बाय पिपेट, ठीक है। देखा है कभी ब्यूरेट पिपेट, देखी है आपने,
यस, ब्यूरेट पिपेट पता है? Yes. हाँ, सो लैब में जाओगे तब ये सारा देखना कि कैसे वो काम करता है। ओके, तो ये हो गया वॉल्यूम का। ओके, अब लास्ट है, सेकेंड लास्ट है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला फिक्स कर लो माइंड में कि डेंसिटी है तो वो दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, एक होता है मास एंड अनदर इज वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी होती है उसका अगर आपको ऐसा यूनिट चाहिए तो डेंसिटी हमने बोला कि वो किस पे डिपेंड करती है। डेंसिटी जो है मतलब फोर्स क्वांटिटी है, तो ये डिपेंड करेगी मास अपॉन वॉल्यूम पे। तो मास का ऐसा यूनिट लो और वॉल्यूम का लो, तो मास का है केजी, वॉल्यूम का क्या है? वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। ठीक है, तो लिख लो, फिर हो गया। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा कि केजी ऊपर जाके माइनस होगा पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट चाहिए तो कन्वर्ट करो ग्राम अपॉन किसमें करना पड़ेगा? एमएल। तो वो क्या होगा? ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल। ओके, तो ये डेंसिटी का यूनिट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी इज टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी इज टेम्परेचर। सो हॉटनेस और कोल्डनेस, कितना हॉट है आपका मैटर कंपोनेंट और कितना कोल्ड है, ये अगर आपको मेजर करना है तो आप टेम्परेचर मेजर करेंगे। ओके, तो उसके लिए कौन से यूनिट है? सिंपली एक डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, फिर एक डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स आर देयर। ओके, तो इसमें से जो केल्विन होता है ना, ये एसआई यूनिट है। ओके, दिस वन इज एसआई यूनिट। ठीक है, तो थर्मामीटर्स यूज किए जाते हैं लेबोरेटरी में अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, तो थर्मामीटर के पास एक सेंटीग्रेड या इसमें डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, डिग्री सेल्सियस के लिए स्केल होती है 0 to 100। ओके, so two temperatures are respectively the freezing point। ओके, और देखो उसमें भी एक स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है। तो उसके लिए एक फ़ारेनहाइट स्केल दी होती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे दो स्केल्स वहां पे उन्होंने दिए होते हैं। ओके, क्या होते हैं ये फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वाटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो वो क्यों दिए होते हैं? स्टैंडर्ड फाइंड आउट करने के लिए, मतलब एक स्टैंडर्ड चाहिए, इसके लिए वो दिए होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इसका भी कन्वर्जन पॉसिबल होता है। तो कन्वर्जन कैसे करेंगे? देखो कि अगर आपके पास आपको डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है और आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू है, तो क्या करेंगे? कैसे करेंगे? सिंपली 9/5, ओके, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये फॉर्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर आपके पास फ़ारेनहाइट वैल्यू है और डिग्री सेंटीग्रेड में करना है तो थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड नाउ इफ you have the value in again degree centigrade and you want to calculate the Kelvin, simply क्या करो? केल्विन कैसे करोगे कि डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 फैक्टर उसमें ऐड करोगे। ठीक है, तो ये उसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया? गुड। Yes, sir. अब हमारे पास 3 लॉज है। देखो, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन कहते हैं उसे। ठीक है, आप में से कॉलेज है किसी का? कॉलेज में जाना है? नहीं। नहीं ना? ठीक है, तो थोड़े से ये लॉज कंप्लीट कर ले क्या आज?
Yes, ma'am. मैम सो देखो, अब यहाँ तक हमने जो कुछ भी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में थोड़ा सा देखा था। अब हम आज सिर्फ लॉ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 3 लॉज होते हैं, उसे कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्यों, कि द एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड, ओके। तो इसमें से 5 एक्चुअली लॉ है, 3 नहीं एक्चुअली 5 है। तो वो जो सारे लॉज है वो हमें देखने हैं। तो उनमें से देखते हैं हम कितने होते हैं। 3 हो गए आज तो भी चलेगा, देखते हैं। पहले 3-4 लॉज इजी है, ओके। तो इसमें आपका जो मैटर के जो एलिमेंट्स है वो किस प्रोपोर्शन में एक दूसरे में कंबाइन होते हैं। So this study is law of chemical combination. So very first law is, we will see the comparative approach. पहला है law of conservation of mass. So law of conservation of mass, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। तो इसमें क्या देखना है, देखो कि इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसके साइंटिस्ट के नाम इम्पोर्टेंट है, ओके। उसने क्या स्टडी किया ये इम्पोर्टेंट है, और उसका स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। ये 3 टाइप्स इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एंटोन लेवोइजर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसका बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर पता होना चाहिए, 1743 to 1794। फ्रेंच साइंटिस्ट था, ओके। और इसे मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, ठीक है। तो इसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए मर्क्यूरी एंड कॉपर के ऊपर, ओके। और उसको ऐसे समझ में आया कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन ही वाज कैरिंग आउट द वी कैन से द एक्सपेरिमेंट्स, बोथ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन वेट, ओके। वेट में इंक्रीज हुआ है, ओके। तो उसने और एक्सपेरिमेंट किए, और फिर उसे समझ में आया कि फॉस्फोरस ने जो वेट गेन किया था ना, वो एग्जैक्टली मतलब फॉस्फोरस का जो कुछ भी वेट था, ओके, वो एग्जैक्टली इक्वल था एज द वेट लॉस्ट बाय द एयर। तो एयर का जो कुछ भी वेट लॉस हुआ है ना, तो जितना यहाँ पे एयर का वेट लॉस हुआ, इतना ही फॉस्फोरस ने वेट गेन किया। तो इसलिए उन्होंने क्या, वो जो साइंटिस्ट था उसके से समझ में आया कि मास गायब नहीं होता है, वो सिर्फ कन्वर्ट होता है, कि वो क्या होता है, सिर्फ कन्वर्ट होता है। फिर उसने एक ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और वी कैन से एक इक्वेशन बनाया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। तो क्या बनाया है उसने, रिएक्टेंट्स का जो कुछ भी टोटल मास होता है, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। प्रोडक्ट्स का जो कुछ भी टोटल मास होता है उसके वो इक्वल होता है। तो वेट जो होता है या मास जो होता है वैसे गायब नहीं हो जाता, वो सिर्फ कन्वर्ट होता रहता है, ओके। तो उन्होंने क्या किया है, देखो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन, एक सिंपल रिएक्शन है कि ओके, ऐसा वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो उसमें क्या बोला कि व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न्स, ओके, एंड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू यील्ड वाटर, द मास ऑफ द वाटर फॉर्म इज इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो इसका जो कुछ भी मास होगा, इसका जो कुछ भी मास होगा, वो जो मास होगा वो जितना हाइड्रोजन एंड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, उसके इक्वल होगा, ओके। so the mass of this is equal to the mass of H2O, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जैसा ही आप इसका एक क्या बना सकते हैं, एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। वो सिर्फ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स में यहाँ वहां जाते रहता है, ठीक है। तो ये था मास का। अब जैसे डेफिनेट मास है वैसे डेफिनेट प्रोपोर्शन भी है। तो
The second law is, okay, so the second law is law of definite proportion. So this is the law of definite proportion. अब ये लॉ क्या कहता है, देखो कि एक ये भी फ्रेंच साइंटिस्ट है, जोसेफ फ्रॉस्ट नाम है इसका। तो इसने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 सैंपल्स के ऊपर स्टडी की। ओके, सो दे वन ऑफ द सैंपल वाज नेचुरल इन ओरिजिन एंड अदर वाज सिंथेटिक। एक नेचुरल था, एक सिंथेटिक था, मतलब आर्टिफिशियल लैब में बनाया था। तो उसे ऐसा दिखा कि कंपोजिशन जो है दोनों एलिमेंट्स का उस क्यूप्रिक कार्बोनेट में, ओके, तो वो कैसा था, वो सेम था बोथ सैंपल्स के लिए। तो वन वाज नेचुरल सैंपल, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट के सैंपल्स थे वो, क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो उनमें से एक जो सैंपल था वो नेचुरल था एंड दूसरा जो सैंपल था वो सिंथेटिक था। ओके, पर उनके जो प्रोपोर्शंस थे ना एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स से जो कुछ भी प्रोपोर्शन थे वो इक्वल थे। ठीक है, एंड उसने एक लॉ स्टेट किया फिर इसके ऊपर कि a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। कि इसमें अगर क्यूप्रिक कार्बोनेट है तो चाहे वो सिंथेटिक रहने दो चाहे वो नेचुरल रहने दो, उसमें अगर इसमें एक एक्स प्रोपोर्शन है तो उसमें भी उतना ही होगा, वो वेरी नहीं होगा। ओके, सो सोर्स कौन सा भी रहने दो, नेचुरल रहने दो या सिंथेटिक रहने दो, ठीक है, इट विल कंटेन सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ओके, एंड इसकी ये एक्सपेरिमेंट कितना वैलिड है उसके लिए बहुत सारा स्टडी हुआ, और वो सारा स्टडी जो है वो ये प्रूफ करने के लिए लगा कि दिस लॉ इज करेक्ट। ओके, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसमें क्या देखा हमने कि एज दी फॉस्फोरस का और मर्क्यूरी का स्टडी चल रहा था इसमें, ठीक है, तो एयर ने जितना वेट लॉस किया है उतना ही फॉस्फोरस ने वेट गेन किया है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट जितना भी वेट लॉस करते हैं उतना ही ये जो प्रोडक्ट होता है वो वेट गेन करता है। तो इस तरह से जो मास होता है वो रिएक्शन मिक्सचर में कंजर्व्ड होता है। और डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या देखा हमने कि इफ योर कंपाउंड इज समथिंग, ओके, आपको पता है कि वो क्यूप्रिक कार्बोनेट है, so irrespective of this that it is natural or synthetic, it will contain the definite proportion and this is known as the law of definite proportion। ठीक है, अब एक काम करेंगे हम थर्ड लॉ से आगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से आगे हम थोड़ा सा इसमें क्योंकि रिएक्शन है वो देखनी पड़ेगी, तो इसके आगे हम कर लेंगे एट द सेम टाइमिंग। ओके, तो कल हम 6:30 बजे फिर से एक बार लेक्चर लेंगे और ये जो बाकी के जो लॉज है 3 लॉज एंड अलोंग विद सम अदर कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी फर्दर। ओके, सो शुड वी स्टॉप हियर? ओके मैम। यस, हम रुकते हैं यहाँ पे और आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, सी यू देन, बाय। Bye.